प्यारे साथियों, देखती हूँ सपने पर जो आप सुनने जा रहे हैं आज, वो टेनिस खिलाड़ी सेरेना के जीवन का एक रोचक किस्सा है, जिसे उनकी पुस्तक ऑन द लाइन से हिंदी में अनुवाद किया है जाने माने अनुवादक यादवेंद्र जी ने। तो लीजिए, पेश है सेरेना विलियम्स के जीवन का एक रोचक किस्सा, अखबार का वो पहला आर्टिकल। मुझे अब भी वो पहला आर्टिकल याद है जो वीनस के बारे में छपा था। मुझे क्या, वो हम सबको याद है, क्योंकि उसने हमारे परिवार में एक बड़ी घटना या दुर्घटना को जन्म दिया था। वो एक लोकल अखबार कॉम्पटन गैजेट में छपा था। मैं तब 7 या 8 साल की थी। हालांकि वो लेख खास तौर पर वीनस पर केंद्रित था, पर था वो हम सब के बारे में कि कैसे हम सब पूरा परिवार मिलकर शहर के पब्लिक कोर्ट में टेनिस की प्रैक्टिस किया करते हैं, कि कैसे बगैर किसी कोच के हमारे डैडी और मम्मा ही हमें खेलना सिखाते हैं और टेनिस की दुनिया में हमें चमकते सितारे बनने के सपने उनकी आंखों में हैं। वह लेख देखकर डैडी गर्व से इतने भर गए कि उन्हें लगा कि लोगों को दिखाने के लिए जितने मिले उतने अखबार इकट्ठे कर लूं, जैसे वो अखबार में छपा कोई आर्टिकल न होकर कोई स्मृति चिन्ह हो। उनके मन में ख्याल आया कि क्यों न अपने इलाके के सभी घरों के सामने डाले हुए अखबार लोगों के दरवाज़ा खोलने से पहले इकट्ठे कर लिए जाएं। जाहिर है, ये कोई पड़ोसी धर्म नहीं था और न ही कोई व्यावहारिक तरीका। उन्हें बस लगता था कि पहली बार टेनिस के कारण हमारे परिवार को कोई सकारात्मक प्रचार मिल रहा है। पर इस अति उत्साह में वे ये भूल गए कि जिन पड़ोसियों और आसपास वालों को वे इस उपलब्धि के बारे में बताना चाहते थे, उनके घरों के सामने से अखबार उठाकर वे उल्टा काम कर रहे हैं। जब वे अखबार पढ़ेंगे नहीं तो हमारे बारे में जान कहाँ से पाएंगे। वे अखबार के दफ्तर फ़ोन करते और उनसे अतिरिक्त प्रतियां मांग लेते, या वे पास की उस दुकान पर जाकर जितने चाहते उतने अखबार खरीद लेते, 20 सेंट प्रति अखबार। पर यह सब विचार उनके मन में उस समय नहीं आया। हमारा पूरा परिवार अखबार लूट के इस अभियान में निकल पड़ा। हालांकि ये तर्कसंगत बिल्कुल नहीं था। डैडी सड़क पर धीरे धीरे वैन आगे बढ़ा रहे थे और जहां कहीं भी उन्हें अखबार देखता, गाड़ी रोक कर वे तुरंत उतरते और चुपके से घरों के सामने से अखबार उठा लाते। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए वैन तक लौटते और आगे बढ़ जाते। हम बहनें पिछली सीट पर बैठी ये सारा तमाशा देख रही थीं और डैडी के इस अजूबे बर्ताव पर हंसी ठट्ठा कर रही थीं। इस बीच ईशा को एक बात सूझी और उसने डैडी को सुझाव दिया कि वो वैन चलाती है और डैडी समेत सब मिलकर अखबार इकट्ठा करें, तो कम समय में ज़्यादा काम हो जाएगा। बाकी की हम बहनें इस सुझाव से कतई खुश नहीं थीं, क्योंकि जल्दी ढेर सारे अखबार इकट्ठे कर लेने का मतलब था जल्दी प्रैक्टिस के लिए निकल पड़ना। असल बात ये थी कि हम थोड़ी देर को ही सही प्रैक्टिस से बचे रहते। जब भी बारिश या किसी और कारण से हमें प्रैक्टिस से छुटकारा मिलता, हम बहनें बड़ी खुशियां मनाते। डैडी ने ईशा की बात सुनी, कुछ देर सोचा और बेहतर मानकर इस पर हामी भर दी। उन्हें फ़ायदा भले ही और होता दिखा हो, पर हमें जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस पर ले जाने की बात सबसे अहम थी। मुश्किल बस एक ही थी। ईशा महज 13 साल की थी और इस उम्र में गाड़ी ड्राइव करना गैर कानूनी था। ईशा बोली, कोई मुश्किल तो नहीं आएगी डैडी? डैडी ने जवाब दिया, तुम्हें खुद पर भरोसा है ना? हाँ डैडी, मुझे आता है, मैं ड्राइव कर सकती हूँ, ईशा ने तपाक से जवाब दिया। ये हम सब बहनों के साथ था। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं था जिसके सामने हम घुटने टेक दें। सो ऐसा ही तय हुआ। भले ही ये बहुत अच्छा प्लान न हो, पर यही तय हुआ। ईशा उठकर ड्राइविंग सीट पर आ गई। मैं वीनस और लिन के साथ पीछे वाली सीट पर बैठी रही। डैडी नीचे उतरकर लंबे लंबे डग भरते वैन के साथ साथ चलने लगे। हम उनके पीछे पीछे हो लिए। ईशा को गाड़ी चलाना आता तो था, पर वो कोई तजुर्बेकार और एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं थी।
दूसरी गाड़ियों, इंसानों और चीज़ों से कितनी दूरी बनाकर चलना है, इस बारे में वो अनजान थी। सो चलते चलते वो वैन लेकर सड़क किनारे खड़ी एक गाड़ी से टकरा गई। घिसटती हुई वैन एक के बाद दूसरी और तीसरी गाड़ी से जा टकराई। कई गाड़ियों के साइड मिरर उखड़कर नीचे गिर पड़े। हम बच्चे भौचक्के होकर ये नज़ारा देख रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। ईशा के वैन पर से कंट्रोल खत्म होने से पहले डैडी कुछ अखबार इकट्ठा कर पाए थे, पर अब वे सब कुछ छोड़कर वैन के साथ साथ दौड़ रहे थे और बार बार चिल्लाकर ईशा को ब्रेक लगाने को कह रहे थे। पर ऊपर से चिल्लाते, शोर मचाते डैडी अंदर से एकदम शांत थे। मुझे उनका ये बर्ताव समझ में नहीं आ रहा था। ब्रेक मारो ईशा, ब्रेक मारो, वे चिल्लाते जा रहे थे। जब ईशा ने उनके कहे से वैन रोकी तो डैडी उसकी खिड़की के पास आए और बोले, तुम ठीक तो हो ना ईशा? ये कहते हुए उनकी आवाज़ शांत थी, उसमें ज़रा भी बदहवासी नहीं थी। हर बार की तरह वे किसी तरह की घबराहट में नहीं थे। डैडी की ये बात ही मुझे सबसे अच्छी लगती है। हम तो बच्चे थे, उनको समय समय पर ऐसी मुश्किलों में डालते रहते थे, पर वे थे कि पहले लंबी सांसें भरते, जिससे मन की उद्विग्नता धीरे धीरे सहज भाव से छंट जाए। उसके बाद जैसी भी परिस्थिति होती, उससे शांत होकर धैर्यपूर्वक निपटते। इस समय जब ये तमाशा हो रहा था, हम तीनों बहनें पीछे की सीट से उछलकर खिड़की से बाहर निकलने की जुगत भिड़ा रही थीं। हमारी घिग्गी बंधी हुई थी और ईशा थी कि रो रो कर उसका बुरा हाल हुआ जा रहा था। उसकी चीख पुकार सुनकर डैडी एकदम से घबरा गए। प्लान उल्टा पड़ जाने की ग्लानि उन्हें ज़्यादा सता रही थी। अब उन्हें वहाँ रुकना होगा और जिसका भी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी होगी। उनकी हालत देखकर तरस आ रहा था। उन्होंने किसी से ये नहीं कहा कि हम उनका अखबार उठा लाए। उन्हें एटीएम ले जाकर उन्होंने नुकसान के लिए पैसे चुकाए। ये हाल तब हुआ जब हमारे पास अपनी ज़रूरत के लिए ही पर्याप्त पैसे नहीं हुआ करते थे। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, तब डैडी को कम से कम $100 चुकाने पड़े थे। यदि हम दुकान से जाकर अखबार खरीद लेते तो हद से हद $5 या $6 लगते। ये सब जब निपट गया तो हम सब ठहाके लगाकर हंस पड़े। देर तक हमारी हंसी हवा में गूंजती रही। आप सुन रहे थे यादवेंद्र जी के अनुवादों की एक पुस्तक स्याही की गमक से सेरेना विलियम्स का ये एक रोचक संस्करण।